नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए हम लेकर आते हैं सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो इस क्रम में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 7 भूगोल की न्यू एनसीईआरटी, जिसका आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 4 वायु या विंड। तो देर ना करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। ये अध्याय जो है आपके सभी एग्जामों में अति के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस लेसन से भारत के सभी राज्यों में जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। आप इसको अच्छे से 1 से 2 बार देखिएगा और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायु पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं वायु सॉरी सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम एक दिन के समय सूर्य की गर्मी से तृप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब हम देखेंगे वायु का विघटन। जो वायु है उसका विघटन कैसे कैसे किया गया है। तो वायुमंडल का संगठन देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे-छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र संख्या 4.1 में वृत्त रेखा दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाया गया है। तो ध्यान देंगे, इधर हम जो चक्र दिया गया है, संगठन दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेंगे। सबसे पहले जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, उसे हम नाइट्रोजन कहते हैं, जिसका परसेंट हमारे वायुमंडल में 78% है। वहीं दूसरे नंबर की जो गैस है, उसे ऑक्सीजन कहेंगे, जो हमारे वायुमंडल में 21% पाई जाती है। वहीं 3 नंबर की अगर हम गैस की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी मात्रा भी हमारे लिए आवश्यक है। और भी देखेंगे, फिर आर्गन हो जाएगी 0.93%, अन्य गैसें 0.04% की मात्रा में पाई जाती हैं। तो आगे देखिएगा। उसके आगे अगर हम देखें तो थोड़ा-सा क्या आप जानते हैं पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के कृत ऊर्जा को पृथ्वी पर रोककर
ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार से धुएं से वायु में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापन बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। इसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु विलुप्त हो जाते हैं। तो आगे बात करेंगे, हम यहाँ से बात करेंगे। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं, तब फेफड़ों में शुद्ध नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य द्वारा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पादपों द्वारा उपयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। इसी के साथ थोड़ा सा फैक्ट भी देख लेंगे। क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। आगे देखेंगे, इस तरह से यहाँ पे कुछ कटिंग्स पेपर की दी गई हैं, जो पूरे विश्व में वायु के तापन को दर्शा रहा है। वायुमंडलीय तापन बढ़ने के आसार को दिखाया गया है। चलिए आगे बात करेंगे, वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे। अगर हम वायुमंडल की संरचना की बात करें, तो पाएंगे हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती है। ये है ये है क्षोमंडल, फिर समतापमंडल, मध्यमंडल, बाहामंडल एवं बहिर्मंडल। इसका चित्र के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। एक चित्र देखेंगे, सबसे नीचे रहेगा हमारा क्षोमंडल, उसके बाद देखेंगे फिर मध्यमंडल आएगा, तीसरा है समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर बाह्यमंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है, इस प्रकार से मुख्य रूप से वायुमंडल को जो है 5 परतों में बांटा गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्षोमंडल क्या है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है।
इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहासा और ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। अगला हम देखेंगे समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अगला देखेंगे हम मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। वायु बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। अयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार इसके लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी के से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में फैलती हैं। आओ कुछ करके सीखें। स्थानीय समाचार पत्रों से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। चलिए अब हम जानेंगे मौसम और जलवायु। क्या आप वर्षा क्या आज वर्षा होगी? क्या आज का दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे एवं दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। हवा स्वच्छ हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप अब समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं? इसे भी जानिए। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब यानी 2 अरबवां भाग केवल एक भाग यानी 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। ठीक है, 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है पृथ्वी हमारी। तो आगे बात करेंगे तापमान की। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुमान करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का प्रतिदिन केवल दिन सॉरी वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है।
शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आपतन, ये आपतन क्या है इसे भी जानें। एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। देखिएगा यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। तापमान मापी क्या होता है? ताप मापी जिसे तापमान को नापा जाता है। वायु दाब मापी जिसे वायु का दाब नापा जाता है। उसके बाद देखेंगे वर्षा मापी जो वर्षा की मात्रा को नापता है। उसके बाद वात दिग्दर्शी हवा की दिशा जो दर्शाता है उसे वाग वात दिग्दर्शी कहा जाता है। तो आगे बात करते हैं, आइए इसे भी जान लेते हैं। या क्या आप जानते हैं तापमान को नापने की मापक इकाई डिग्री सेंटीग्रेड है या डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। चलिए भाई आगे भी देख लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुवों से ध्रुव बर्फ से क्यों ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त होती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु दाब, वायु दाब को भी देखेंगे। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। इस यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु दाब में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायु स्तर पर लगता है समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। वायु भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। चलिए आइए, क्या जानते हैं इसे भी जानेंगे। एक मिनट। हाँ, क्या आप जानते हैं तापमान को नापने के की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसको तो हमने पढ़ लिया था। ओके, चलिए आगे पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर
जाता है तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई आंतरिक पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस आंतरिक पोशाक को ना पहने तो आंतरिक यात्रियों के शरीर पर विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे आंतरिक यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती तथा तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी-कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ते देख सकते हैं। कभी-कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए। जब आप जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हो। पवन को मुख्य 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए वो 3 प्रकार देखेंगे। तब तक हम देखते हैं, क्या आप जान सकते हैं? चलिए, पवन का नाम उनके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ या पश्चिमी पवन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि वो जो 4 पवनों को 4 प्रकार में बांटा गया है, उसमें से पहला है स्थानीय पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। वे वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? उसे हम लू कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? लू कहते हैं। तो आगे देखेंगे, इस प्रकार से पवन पेटियों के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से 1, 2 और 3 पूरे भारत में, पूरे विश्व में 5 प्रकार की पेटियां पाई जाती हैं। पहली है भूमध्य। इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिएगा, ये नीली जो आपको दिख रही है, ये आपको मिलेगी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, दूसरी बनती है उपोष्ण हॉर्स स्टूट, यानी घोड़ा अक्षांश, और दोनों तरफ 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। उसके बाद सनातन या पछुआ पवनें, ये आएंगी दोनों तरफ। और उसके बाद अर्धो ध्रुवीय पवनें, ये ठंडी पवनें, इनको जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। और लास्ट में कहते हैं इसे ध्रुवीय पवनें, है ना। ध्रुवीय पूर्वा पवनें, और यहाँ नीचे भी ध्रुवीय पूर्वा पवनें। ठीक है। लास्ट में उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ ये पवनें चलती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चक्रवात देख लेते हैं। प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा, ज्वारीय प्रवृत्ति से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक के वेग वाली पवन
36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयंकर तबाही हुई। लगातार 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। एक चित्र देख पाएंगे, ये चक्रवात द्वारा विनाश जो हुआ है उसका एक चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जी एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारी प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनउपजाऊ हो गए। साल, सागौन, बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोक्कण के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। आइए अब जानते हैं आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है इसे हम भी जान लेंगे। एक तरफ होती है ठंडी वायु और दूसरी तरफ होती है गर्म वायु, है ना। इससे चक्रवाती वर्षा होती है। चलिए आर्द्रता को समझते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से अवशिष्ट वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। एक मिनट, हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। यह जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदों में बदल जाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज
अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। आगे देख लेंगे। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों के नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है या बाढ़ का कारण बनता है। पहाड़ों के नीचे बहता है, जिसके निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। क्रियाविधि